मैं हूं आपका मित्र और ज्योतिषीय परिचर्चा में आपका मार्गदर्शक मनीष तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा और आपका खुद का यूट्यूब चैनल लर्न एस्ट्रोलॉजी इजली, जिसमें हम ज्योतिष संबंधी बातों पर परिचर्चा करेंगे, ज्योतिष सीखेंगे। इस परिचर्चा के दौरान इस ज्योतिषीय सफर में आपकी तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे श्री अभिषेक जी, जो कि हम दोनों की बातचीत रहेगी। वो क्वेश्चन पूछेंगे और मैं आप लोगों का जो क्वेश्चन होगा उसको आंसर करूंगा। इस जो भी वीडियो आएगा उस क्रम में कभी आपको लगे कि आपका कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो अभिषेक जी नहीं पूछ पाए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, उसका मैं आपको जरूर उत्तर दूंगा। तो इसी आशा और विश्वास के साथ कि ये हमारा ज्योतिषीय सफर जो आरंभ हो रहा है अनवरत चलता रहेगा और आपको बहुत अच्छे से ज्योतिष की समझ और ज्ञान में बढ़ोतरी पाने का अवसर प्राप्त होगा। शुरुआत करते हैं। अभिषेक जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ गुरुजी। आप बताइए, आप कैसे हैं? बहुत बेहतर, बहुत अच्छा। तो आज क्या जानना चाहते हैं आप, ये बताइए। अ, ज्योतिषी जो अ, मैं इंडियन एस्ट्रोलॉजी जी। नाम से जानता हूँ, ये एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। जी। और इसमें जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स, इसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट है। तो बहुत। अम, इसमें डिटेल में जाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम जानना चाहते हैं, और मैं भी जानना चाहता हूँ कि एक्चुअली ज्योतिष है क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से ज्योतिष, ये साइंस जो कहा जाता है एक्चुअली, ये कहाँ जी। से आता है। इसका ओके। थोड़ा सा फंडामेंटल, एक एक फंडामेंटल एंगल से, पर्सपेक्टिव से, अगर आप इसको एक एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं और इसका एक सिंपल तरीके से हमको समझा सकते हैं कि ज्योतिष एक्चुअली है क्या, तो ये बहुत अच्छा रहेगा गुरुजी। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल बेसिक। और पहला प्रश्न यही होना चाहिए, जो भी ज्योतिष सीखना चाहता है, जिसका भी ज्योतिष में इंटरेस्ट है, कि ज्योतिष एक्चुअली है क्या। तो ज्योतिष समझने के लिए, ज्योतिष जानने के लिए आपको वैदिक एरा में, वैदिक युग में चलना पड़ेगा, क्योंकि उद्गम इसका वहीं पे है। वेदों के बारे में आप लोगों को पता है, जो कि चार हैं हमारे: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें किस तरीके से जीवन जिया जाए, कर्म कांड क्या है, उन सब का विस्तार से वर्णन है। और उन वेदों को समझने के लिए और जानने के लिए छह उसके अलग से अध्याय बनाए गए, जिनको वेदांग बोलते हैं। वेदों को अगर समझना है, जानना है, पढ़ना है, गूढ़ रहस्य को सीखना है, तो पहले आपको इन वेदों के अंग को समझना पड़ेगा। ये हेल्प हैं जो वेदों को समझने में मदद करते हैं। तो वो छह हैं, जो हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला है शिक्षा। इसमें वेदों के उच्चारण, जैसे वेदों के जो मंत्र हैं उनको ऋचाएं बोला जाता है, किस तरीके से उच्चारित करें, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है ना, ये सिखाया जाता है। इसको वेदों की नासिका कहा गया है। नासिका यानी कि नाक, नोस्ट्रिल, जिससे हम सांस लेते हैं। तो जिस तरीके से बिना सांस के हम जीवित नहीं रह सकते हैं, उसी तरीके से शिक्षा, अगर उचित शिक्षा अगर किसी ने नहीं प्राप्त की है, तो अपने जीवन को सही तरीके से परिचालित नहीं कर सकता है, सही तरीके से वो जी नहीं सकता है। दूसरा है छंद। दूसरा वेदांग छंद है, जिसमें जो चार वेद हैं उनकी जाति और भेदों का बहुत विस्तृत अध्ययन किया गया है। इसको वेदों की पैर कहा गया है। पैर का मतलब है, पैर के सहायता से हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार छंदों के बिना व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है, जिस तरीके से पैरों के बिना हम कोई काम को नहीं कर सकते, अपने जीवन को गति नहीं दे सकते हैं। तीसरा वेदांग है व्याकरण। व्याकरण यानी कि ग्रामर, ये आप सबको पता है। आसान सा है। कोई भी सब्जेक्ट होता है तो पर्टिकुलरली वो व्याकरण के आधार पे उसका शब्द विन्यास किया जाता है, वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर है ये? तो व्याकरण शब्दों को नियम के अनुसार व्यवस्थित करता है, ताकि जो कुछ भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो कुछ भी संप्रेषित कर रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, वो सही तरीके से आप तक डिलीवर हो, आपको समझ में आए। इसको वेदों का मुख कहा गया है। जिस तरीके से मुख से यानी कि हम बोल के अपने आप को संप्रेषित करते हैं, जिस तरीके से मैं बोल के अपने आप को
कम्युनिकेट कर रहा हूँ आपके साथ, आप सुन के समझ पा रहे हैं। तो व्याकरण उसी तरीके से शब्दों को व्यवस्थित करता है ताकि हम वेदों को अच्छे से समझ पाएँ। अगला है निरुक्त, डिक्शनरी, सिंपल शब्दकोश। हर शब्दकोश एक ऐसी चीज होती है जिसमें पर्टिकुलर जो भी साइंस होता है, कुछ भी, जैसे हम इंग्लिश सीखते हैं तो उसका मीनिंग नहीं आता है तो उसका डिक्शनरी में देखते हैं, वैसे ही वेदों के जो शब्द हैं, ऋचाओं में जो मंत्रों में यूज हुए हैं संस्कृत के, बहुत क्लिष्ट हैं, कई बार उनको समझना बहुत मुश्किल होता है। तो उसका सही अर्थ क्या है, वो निरुक्त में है। इसको वेदों का कान कहा गया है, क्योंकि कान के बिना हम सुन नहीं सकते, और जब सुनेंगे ही नहीं तो आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे, कैसे जानोगे कि क्या चीज। उसका अगला है कल्प। कल्प में पूजा पाठ करने का, यज्ञ करने का, हवन करने का, विधि विधान का वर्णन है कि किस तरीके से इनको किया जाए। इसको वेदों की हाथ कहा गया है, क्योंकि बिना हाथ के हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, असहाय हैं। उसी प्रकार आ, यज्ञ करने के लिए, हवन करने के लिए क्या नियमावली है, कब करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, शास्त्रोक्त पद्धति क्या है, ये बताया गया है। और छठा और आखिरी है ज्योतिष। इसको वेदों की आंख कहा गया है, क्योंकि जिस तरीके से बिना आंख के हम कुछ देख नहीं सकते हैं, और अगर देख नहीं सकते हैं तो सही और गलत क्या है इसको जान नहीं सकते हैं, पहचान नहीं सकते हैं। कोई अवसर, अपॉर्चुनिटी आ रही है हमारे पास अच्छी, उसके लिए हम कोई उचित प्रयास भी नहीं कर सकते हैं, और कोई आपदा आ रही है तो बचने का साधन भी नहीं कर सकते हैं। तो ज्योतिष जो है, खगोल में, भचक्र में, जोडियक में ग्रह, नक्षत्र और उनके आपसी संबंध क्या बन रहे हैं, किस, उसका अध्ययन किया जाता है। और किसी पर्टिकुलर पर्सन के या समाज के, देश के, यहाँ पे जितने भी जीव जंतु हैं उनके दिन प्रतिदिन के जीवन पे वो किस तरीके से प्रभाव डालेगा, इसका अनुमान किया जाता है, पता लगाया जाता है। इसको ज्योतिष कहते हैं। ये इस तरीके से हमारी मदद करता है जिंदगी को समझने में, और अवसर को अपने हित में कन्वर्ट करने। तो उम्मीद करता हूँ अभिषेक जी, अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया है समझ में आपको आ रहा होगा। बहुत सिंपल है, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। अभी तक के आधार पे अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न उपजा आपके दिमाग में, तो आप जरूर पूछें, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। जी। नहीं, जी मनीष जी, अ, ये एक्चुअली बहुत क्लियर हो गया है कि अम, वेद के क्या अंग हैं और जी। ज्योतिष को आँख कहा गया है। आई जी। थिंक उसी उसी कारण के लिए कि हम आगे देख पाए, फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाए, बिल्कुल। भविष्यवाणी को देख सके, इसलिए उसको आँख कहा गया है ताकि हम देख पाए कि क्या हो सकता है। हर हर कोई एक नॉलेज, विजडम जिसको कहते हैं, जिसको शास्त्र हम कहते हैं, या जिसको हम जी। कोई साइंस कहते हैं, या फिजिक्स या केमिस्ट्री जैसे ये सब्जेक्ट्स होते हैं, ये सब सब्जेक्ट्स के एक एक बेसिस होता है, एक फंडामेंटल्स होता है, जी। एक जी। जी। एक एक पिलर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं वो होता है। तो जी। मेरा ये प्रश्न है, आपके जी। इस एक्सप्लेनेशन में मेरा ये एक प्रश्न है कि ज्योतिष का बेसिस क्या है, इसका आधार क्या है? ज्योतिष का बेसिस क्या है, इसका आधार क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको समझते हैं कि ज्योतिष, जैसा कि सबको पता है, लगभग जो भी हमारे साथी देख रहे हैं कि सबको पता है कि ये आकाश में जो ग्रह हैं, सबने अपनी कुंडली देखी हुई है। बेसिकली उसमें राशियां होती हैं, हाउसेस होते हैं, ग्रह होते हैं। तो ग्रहों का, आकाश में भचक्र में जो राशियां हैं, जो नक्षत्र हैं, उनमें ग्रहों का जो संचार हो रहा है, गोचर हो रहा है, ट्रांजिट हो रहा है, उसका, उसके बेस पे हम कैलकुलेशन करते हैं। और अगर पर्टिकुलर पर्सन की बात करें, जो भी आता है, जैसे आप पूछ रहे हैं कि मेरे बारे में बताएं, तो जन्म कुंडली बनती है, जैसे आप सबको पता है। उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये तीनों अगर आप एक्यूरेट बताते हो तो आपकी कुंडली सही बन के आती है। और जैसा आप सबको पता है कि जो भचक्र है, जो जोडियक है, उसमें 360 डिग्री का पाथ है, जिसमें सारे ग्रह मूव करते रहते हैं, 9 ग्रह मूव करते रहते हैं, राशियां जो हैं, साइन जो है,
वो फिक्स हैं, नक्षत्र भी फिक्स है हर साइन में, लेकिन ग्रह का मूवमेंट होता रहता है। और जब भी कोई इंसान पैदा होता है तो उस समय जब हम ये उसका डिटेल डालते हैं तो उस समय का आकाश का स्टिल पिक्चर आ जाता है कि कौन से ग्रह किस राशि में है और उस समय किस नक्षत्र में स्थित है और आपस में क्या कॉम्बिनेशन बना के बैठे हुए हैं। उसके आधार पे फिर दशाओं का क्रम निर्धारित होता है जो कि चंद्रमा पे बेस्ड होता है। चंद्रमा जिस राशि में जिस नक्षत्र में बैठा हो उसके स्वामी की दशा पहली दशा होती है आपकी। तो आपके वो वहां से शुरू होता है, कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारा का सारा जो है पूरा साइंटिफिक है और इस तरीके से काम करता है। तो जैसे जैसे ग्रहों की दशा बदलती है वैसे वैसे आपके जीवन में उनका प्रभाव पड़ता है, अच्छा या बुरा, इस तरीके से चलता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा अभिषेक जी। अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछें। जी जी। आपने एक पॉइंट कहा कि कोई जब जन्म होता है तो उसके जी। उस टाइम के बेसिस पे एक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आप करते हैं, एक यस। छवि बनती है, अ स्टिल मोमेंट इन टाइम, एक छवि बनती है। जी जी। और उसके बेसिस पे उसके भविष्यवाणी, उसके प्रेडिक्शंस किया जा सकता है। सही। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि अब दुनिया में हर एक इंसान, हर हर किसी का तो फिर जन्म कुंडली बन सकता है और उसके जी जी। भविष्यवाणी भी हो सकता है। अब जी ये साइंस को समझने के लिए इस ये आदमी का लाइफ, किसी इंसान का लाइफ कैसे हो सकता है, इसको समझने के लिए तो फिर काफी लोग मेरे ऐसे भी हो सकते हैं जो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स या ऐसे कुछ रूल्स होंगे जो जो हम जान सकते हैं। लेकिन ये इतना वास्ट है, ये इतना जी। कॉम्प्लेक्स है। तो एक्चुअली तो फिर एस्ट्रोलॉजर कोई बन सकता है, ज्योतिष कोई बन सकता है, ज्योतिष बनने के लक्षण क्या है? अगर मुझे या ऑडियंस में किसी को एक ज्योतिष बनना हो, या एटलीस्ट अपने जी बारे में या अपने अपनों के बारे, अपने फैमिली के बारे में कुछ प्रेडिक्शंस करना हो, तो जी। जी। उनके एट्रीब्यूट्स क्या होना चाहिए? ओके, बहुत प्रश्न है। आपका चूंकि ज्योतिष में इंटरेस्ट है इसलिए आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और जितने भी साथी देख रहे हैं या देखेंगे ऑब्वियसली उनकी कुंडली में ज्योतिष समझने का, ज्योतिष जानने का, ज्योतिष के प्रति कुछ न कुछ जिज्ञासा रखने का योग जरूर होगा। और हो सकता है कि कुछ उसमें कल को बहुत अच्छे ज्योतिष बने। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ज्योतिष कौन बन सकता है। तो यहाँ पे जो हम जितने भी एस्ट्रोलॉजर वर्ल्ड वाइड एस्ट्रोलॉजी करते हैं ऋषि पराशर को ही मेजरली फॉलो करते हैं। और भी हैं और अमीर हैं उस समय के, जैमिनी ऋषि हैं, उनका जैमिनी सूत्रम अलग है, लेकिन वर्ल्ड वाइड पराशर ऋषि को ही सारे फॉलो करते हैं। तो आपने क्वेश्चन पूछा कि ज्योतिष कौन बन सकता है, उनका एक श्लोक है। मैत्रेय ऋषि एक उस जमाने में उनके समय में हुआ करते थे, समकालीन। तो पराशर ऋषि की ज्योतिष विद्या से बहुत प्रभावित थे। तो उनके पास गए और हाथ जोड़ के विनती की कि ऋषिवर, मुझे आप ज्योतिष का ज्ञान दें, मैं ज्योतिष सीखना चाहता हूँ। तब बताया उन्होंने, पराशर ऋषि ने, एक श्लोक है मैं आपके लिए बताता बोलता हूँ और उसका अर्थ भी बताऊंगा। उसका मतलब ये होता है कि ज्योतिष कौन सीख सकता है, किसके अंदर काबिलियत है कि वो बहुत अच्छा बन सकता है। तो वो श्लोक जो है इस प्रकार है। गणितेषु प्रवीणो यः शब्द शास्त्रे कृतश्रम न्यायविद बुद्धिमान देश दिक्कालज्ञो जीतेंद्रिय ऊहापोह पटु होरा स्कंद श्रवण सम्मत मैत्रेय सत्यतांग याति तस्य वाक्यं न संशय। ये श्लोक उस समय उन्होंने बोला मैत्रेय ऋषि को। इसमें सार यही है कि ज्योतिष जो सीखना चाहता है या योग्य ज्योतिष जो बन सकता है उसके अंदर ये निम्न गुण क्वालिटीज होने चाहिए। सबसे पहले करें गणित में प्रवीण हो, क्योंकि अगर आपने कैलकुलेशन सही नहीं किया, जन्म के आधार पे जो भी विवरण दिया गया है कैलकुलेशन अगर सही नहीं किया तो कुंडली गलत बनी। कुंडली गलत बनी तो आप उससे सही बात उसको कैसे ही बता पाओगे। लेकिन आज की डेट में ये थोड़ा सा मॉडिफाइड है, क्योंकि आज हमारे पास सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर है, जो कुंडली ज्यादा बेहतर तरीके से और
सटीक बना पाता है। तो चलो, आप लोगों के लिए एक ये चीज माफ हो गई जो पराशर ऋषि ने उस समय शर्त रखी थी। दूसरा कहते हैं शब्द शास्त्रिक कृत श्रवण। शब्द शास्त्र मतलब आपका जो वर्ड पावर है, शब्द भंडार है, अच्छा होना चाहिए, ताकि आप उचित शब्दों का चयन करके जो भी आपसे कुछ पूछने आया है उसको सही तरीके से सामने वाले के स्ट्रेंथ के हिसाब से आप बता पाओ। कि अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो आप बहुत विद्वतापूर्ण बातें करो, कोई बिल्कुल निपट अनपढ़ है, उसको कोई ज्ञान नहीं है, तो फिर आप ऐसा समझाओ, इतनी भारी भरकम शब्दावली यूज नहीं करो कि उसको समझ ही नहीं है, उसके लैंग्वेज में समझाओ। फिर कहते हैं कि न्यायविद बुद्धिमान देश दिक् कालज्ञो जितेंद्रिय। न्यायविद, यहाँ न्याय का क्या मतलब है? 9 ग्रह होते हैं, कुछ ग्रह आपके लिए शुभ हैं, कुछ अशुभ हैं, कुछ बली हैं, कुछ निर्बल हैं। उनके स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन करना, सब ग्रहों के स्ट्रेंथ के साथ न्याय करना कि ये इतना बली है, इतना निर्बल है, ये आपके लिए अच्छा है, ये आपके लिए खराब है। अगर आप ये कैलकुलेट कर पाते हो, न्याय कर पाते हो, तो आप बेहतर बता पाओगे। ये होना चाहिए। लिखा है उन्होंने बुद्धिमान। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का ओर छोड़ तो है नहीं, जन्म जन्मांतर लग जाते हैं, लेकिन कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है कि मैंने सारा कुछ सीख लिया। पॉसिबल ही नहीं है। तो कह रहा है कि आप अपने ज्योतिषीय ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमेशा उत्सुक रहो, उसके ऊपर कार्य करते रहो, जीवन पर्यंत, जब तक आप जीवित हो। उसके बाद कह रहे हैं देश दिक् कालज्ञो जितेंद्रिय। देश दिक् मतलब दिशा, काल का मतलब है टाइम। तो पर्टिकुलर पर्सन जो आपके पास आया है, कहाँ से आया है, किस देश से, किस स्थान से आया है, वो आपको पता होना चाहिए। उस स्थान की क्योंकि संस्कृति अलग होती है, रीति रिवाज अलग होते हैं, खान पान अलग होते हैं, बोली भाषा अलग होती है। तो ये आपको अगर पता होता है तो आप बेहतर तरीके से बता पाते हो। किस दिशा से आया है, हर दिशा का अलग हिसाब किताब होता है। और किस काल सा है, समय कौन सा उसका चल रहा है। अगर वो कोई यंग है तो उसका अलग क्वेश्चन होगा, एनर्जी उसकी अलग होगी। कोई ओल्ड पर्सन है तो उसके क्वेश्चंस अलग होंगे, उसकी एनर्जी अलग होगी। और किस समय खंड से है, उसके हिसाब से ही पता चलता है कि इसके साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय का मतलब अपने ऊपर, अपने भावनाओं पे, दिल दिमाग शरीर पे काबू करने वाला हो, व्यसनी नहीं हो। हमारा दिमाग अशांत है तो दूसरे के बारे में हम सही नहीं बता पाएंगे। राग द्वेष, कोई हमारा शत्रु पूछने आ गया, हम राग द्वेष में है तो उसको गलत बता देंगे। इन सबसे परे होना चाहिए, निश्चल निष्कपट, ताकि जो आया है अपने व्यवसाय के अनुसार हम उसको सही बताएं, व्यवसाय के साथ छल कपट नहीं करें। क्योंकि हमारे मन में उसके प्रति राग है, द्वेष है, लालच है, लोभ है पैसा कमाने का, ये सब। उसके बाद कह रहे हैं ऊहापोह पटु। इसका मतलब क्या हुआ? किसी चीज को अच्छे से समझ बूझ के, एनालिसिस करके तब बताने वाला हो। वह पोहपटु होरा स्कंद श्रवण सम्मत। होरा स्कंद मतलब ज्योतिष शास्त्र का एक पार्ट है होरा शास्त्र। व्यक्ति विशेष के लिए जो कहते हैं उसको होरा शास्त्र। श्रवण सम्मत, सुन के, श्रवण मतलब सुन के समझ जाए, याद रख ले। क्योंकि उस समय रिटर्न तो कुछ था नहीं। इस तरीके से ज्ञान दिया जाता था कि गुरुकुल में गुरु बोलते थे और उनके शिष्य सामने बैठ के सुनते थे, याद कर लेते थे। अब वो भी नहीं है, तो ये भी आपके लिए बच गया है। कह रहे हैं कि ये सब क्वालिटीज जिसके अंदर हो, मैत्रेय सत्यतांग याति वाक्यन न संशय। अर्थात ये सब क्वालिटी जो पोसेस करता हो, अगर वो ज्योतिष बनता है और वो कुछ एनालिसिस करके बताता है, तो उसकी वाक्य पे, उसकी बातों पे विश्वास करना चाहिए, संशय नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके अंदर ये सब क्वालिटीज हैं, आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल में हमारे साथ जुड़िए, परिवार का हिस्सा बनिए। देखिए, बहुत साइंटिफिक तरीके से इस पे बात की जाएगी और आपको काफी कुछ सीखने का मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप में ये सब क्वालिटीज होगी और एक दिन आप बहुत योग्य ज्योतिष बनेंगे। जी अभिषेक जी, जी मनीष जी, बताएं। मैं भी आशा करता हूँ कि जो पराशर ऋषि ने जी। इतने मॉरल्स और वैल्यूज बताए हैं कि यस। एक ज्योतिषी में क्या होना चाहिए, एक एस्ट्रोलॉजर में क्या होना चाहिए, जी। और ये वैल्यूज और मॉरल्स करीबन हजारों साल पहले थे। आ, यस। उस समय आज के इस कलयुग में जी। अगर आप देखेंगे, और ये भी मेरा एक अनुभव रहा है कि ऑनलाइन काफी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जैसे आपने अभी डिफाइन किया
कि उनको एक उत्सुकता होना चाहिए, एनालिसिस पावर होना चाहिए, जी एक ट्रूथ और एक विजडम जैसे एक एट्रीब्यूट, एक बिहेवियर होना चाहिए। लेकिन जी आज अगर आप देखेंगे तो हर गली में एक एस्ट्रोलॉजर आपको मिलेगा, और जो इतने रिकमेंडेशंस करते हैं। ऑनलाइन में भी काफ़ी रिव्यूज़ हैं, काफ़ी जी कमेंट्स हैं जी जी कि जी एस्ट्रोलॉजी जो भी है, अभी इतने हजारों साल पहले जो भी बनाया गया है, इसका वैलिडेशन क्या है, इसका प्रूफ क्या है कि ये एक साइंस है? क्या एक साइंस है, या क्या एक स्यूडो साइंस है, या जस्ट एक कुछ भी लिखा गया है और उस पे हम अंधविश्वास की तरह हम इसको ले रहे हैं? तो व्हाट इज द प्रूफ, व्हाट इज द वैलिडेशन बिहाइंड ज्योतिष? इसको अगर आप क्लियर कर पाएंगे तो फिर बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और आज के सेशन का मुझे लगता है सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है, क्योंकि बहुत तरीके की भ्रांतियां हैं। आधे से ज्यादा लोग इसको फ्रॉड मानते हैं या विश्वास करते हैं, अंधविश्वास है, कुछ भी नहीं है। मेरा यही कहना है कि किसी भी चीज को आप क्रिटिसाइज करते हो तो सबसे पहले उसको बेहतर तरीके से जानो, उसके बाद क्रिटिसाइज करो। आप जानते नहीं हो और क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हो तो थोड़ा सा बिना ज्ञान के निंदा करना भी उचित नहीं है। ज्योतिष कंप्लीट विज्ञान है, और ये आज का तो है नहीं। क्योंकि पराशर ऋषि जब मैत्रेय को बता रहे हैं तब उन्होंने उस समय एक और बात बोली थी कि परमपिता ब्रह्मा, उन्होंने ये ज्योतिष विद्या नारद मुनि को सिखाई। नारद मुनि ने अन्य मुनियों, शौनक और अन्य मुनियों को सिखाई और उनके द्वारा मुझे मिली। वैसा ही का वैसा मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो है दैवीय विद्या है, इसलिए दैवज्ञ भी ज्योतिष को कई बार बोला जाता है। इसको ये समझिए कि पुराने जमाने में जब योग साधना जीवन का हिस्सा हुआ करता था, साधारण मनुष्य के भी, गृहस्थ के भी, उस समय ऋषि मुनि जो तप किया करते थे, हजारों हजार साल उनकी आयु बताई गई है, और उन्होंने इस विद्या को प्राप्त किया। कालांतर में बहुत सारे इसमें घाल मेल होते चले गए, ऑब्वियसली है। कोई चीज मार्केट में पहले आती है तो वो असली आती है, और उसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि उसका जो है रूपांतरण हो जाता है, और वो थोड़ा सा नकली भी मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, जिसके कारण हमेशा भ्रम की स्थिति रहती है कि ये चीज जो हमें मिल रही है हमारे पास सही है या गलत है। क्वेश्चन आपका ये है कि ज्योतिष शास्त्र विज्ञान है या अंधविश्वास। देखिए, विज्ञान की आधारशिला क्या है, बेस क्या है? विश्वास है। वो देख के फेथ करता है। क्या है? कोई भी किसी चीज को भी हम कर रहे हैं, बारंबार किए जा रहे हैं, पुनरावृत्ति रिपीटिशन कर रहे हैं, इनपुट ये डाल रहे हैं, तो एवरी टाइम आउटपुट लगभग यही निकल रहा है, तो वो रूल एस्टेब्लिश हो जाता है। विज्ञान वही मानता है कि ये एक रूल एस्टेब्लिश है कि आपने ये काम हजार बार किया, हजार बार यही चीज सामने से उसका रिजल्ट के रूप में आए। दिस इज कॉल्ड साइंस। आधारित है अवलोकन पे, ऑब्जर्वेशन जिसको बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट करो और उसका रेप्लिकेशन होता रहे, बार 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 बार, एक जैसी परिस्थितियों में एक जैसे ही फल की हमें प्राप्ति होती रहे, तो उसकी सत्यता स्थापित हो जाती है, ट्रूथ हो जाता है, फाइंड, मुहर लगा देता है साइंस की, यस दिस इज फाइंड। ठीक है हम्म। ना? फार्मूला बन जाता है। ज्योतिष साइंस कंप्लीट साइंस है। हजारों वर्षों तक इसका ऑब्जर्वेशन किया गया। प्राकृतिक घटनाओं जैसे भूकंप कब आएगा, ठीक है ना, बाढ़ कहीं आएगा, ठीक है, आंधी हो गई, वर्षा हो गई, ये सब ऑब्जर्व किया गया है। उस पर्टिकुलरली जो ग्रहों की दशा का कॉम्बिनेशन जो बना उसमें, और हर बार रिपीटेड क्रम में वो देखा गया कि उस समय वैसी ही घटना घटी। तो वो फार्मूला हो गया कि अगर ये सब प्लेनेट इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो जीवन में इस तरीके का घटना घटेगा। तो ये तो हो गया पुरातन हिसाब से। जो आज का जो सो कॉल्ड हम लोग जो पढ़े लिखे हैं नहीं मानते हैं, क्योंकि ऋषि मुनि की परंपरा हमने जानी नहीं, वेद शास्त्र हमने पढ़े नहीं, साइंस को फॉलो करते हैं कि दिख रहा है तो है, नहीं दिख रहा है तो कुछ भी नहीं है, फेक है। ठीक है? तो अब साइंटिफिकली है, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ये बुक आप लोग देखें, हम्म। ज्योतिषा सुपर साइंस, हमारे गुरुदेव श्री केन राव साहब ने लिखी है, जो कि भारतीय विद्यामंदिर के में ज्योतिष संकाय के संस्थापक हैं। ये बुक जो भी साइंस में बिलीव करते हैं उन सबको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को जरूर पढ़ें। इसमें क्या है,
सुप्रीम कोर्ट को तो आप मानोगे, जो भी इंडियन है, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई वर्डिक्ट देता है तो उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, ये सबको पता है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दी है, आदेश दिया है, उसकी अवमानना करते हो, तो इसका मतलब है आप पे न्यायिक प्रक्रिया हो सकती है, जा सकते हैं। राइट। अब क्या है कि सन 2000 के आसपास यूजीसी ने एस्ट्रोलॉजी को विश्वविद्यालयों में इंट्रोड्यूस करने का फैसला लिया कि इसको पढ़ाया जाएगा, पूरा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आगे पीएचडी वगैरह सब कुछ, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया। राइट। तो साउथ इंडिया के कुछ साइंटिस्ट थे, बड़े दिग्गज साइंटिस्ट, इसमें सबका उल्लेख किया हुआ है। उन लोगों ने सबसे पहले मद्रास हाई कोर्ट में इसको चुनौती दी, रिट दाखिल करी कि ये तो साइंस तो है नहीं, स्टेब्लिश नहीं है, तो ये इनको अनुमति नहीं दी जाए। लेकिन वो प्रथम दृष्टया खारिज कर दिया गया। फिर उन्होंने आंध्रा कोर्ट में दी, मद्रास कोर्ट में दी, हर जगह से खारिज हो गया। फिर दिल्ली में शांति भूषण, बहुत नामी वकील उस समय के थे, उनके पुत्र भी प्रशांत भूषण, वो भी वकील हैं, काफी अच्छे बड़े। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से अपने प्रभाव से इस कोर्ट को सबमिट करा दिया सुनवाई के लिए। तो हमारे गुरुदेव श्री के राव साहब, उन्होंने इस केस की पैरवी की यूजीसी की तरफ से, और 2000 से लेकर 2004 तक ये केस चलता रहा। 2004-05 में फाइनल इसका फैसला आया। इस पुस्तक में मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, ज्योतिष द सुपर साइंस, इस पुस्तक में उस फैसले का कॉपी लिखा हुआ है, ठीक है ना, दे रखा है उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन एस्ट्रोलॉजी, ठीक है ना, ये नीचे पूरा डेट के साथ दिया हुआ है, वाह। यूजीसी वर्सेस अदर्स, और राव साहब का भी नाम इसमें। तो फाइनली बहस जितना भी होता रहा, राव साहब ने एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोलॉजी कम्युनिटी की तरफ से उस केस को डिफेंड किया, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के दो जजों के बेंच ने ये डिसीजन दिया कि एस्ट्रोलॉजी कंप्लीट साइंस है और यूजीसी को इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑथराइज कर दिया है कि कंप्लीट साइंस है। अब अगर उसके बाद भी आप नहीं मानते हैं तो फिर अब इसमें मैं क्या ही कह सकता हूँ, लेकिन आप न्यायालय की अवमानना करते हैं। आप ये पुस्तक पढ़ें। जो भी साथी जो ये पुस्तक नहीं खरीद सकते हैं, चाहते हैं स्पेशली कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, अगर आप लोग लिखोगे तो मेरा जो वेबसाइट है ज्योतिषा.com, मैं उसमें इसका पीडीएफ बना के डाल दूंगा, ताकि आप लोग उस सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट को पढ़ सको। और जो लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, वो लिखते रहते हैं, यूट्यूब बनाते रहते हैं। तो मेरा सबसे यही कहना है कि किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी चीज को आप क्रिटिसाइज करते हैं, कंडेम करते हैं, तो आप पहले उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें कि वो क्या है, नहीं है, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो जी। उम्मीद करता हूँ कि अभिषेक जी काफी क्लियर हो गया होगा। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कुछ है ही नहीं इंडिया में, है जी। ना। उन्होंने क्लियर कर दिया, तो अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जी। जी। नहीं, जी हम सब श्री के एन राव सर का नाम तो सुने हैं, और जी जब राव सर जाके सुप्रीम कोर्ट में ये उनको कन्विंस कर पाया है कि एक साइंस है, तो ज्यादा हद तक, टू अ लार्ज एक्सटेंट, हमें भी मानना चाहिए कि ये एक विज्ञान है। बिल्कुल बिल्कुल। ये होना चाहिए। द प्रूफ इज इन द सुप्रीम कोर्ट यस जजमेंट। यस यस। ये होना चाहिए। और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं जी जी, पूछ जरूर सकता जरूर हूँ। जरूर। जो आपने ज्योतिष पे बड़े विस्तार से, एटलीस्ट इन शॉर्ट, संक्षिप्त रूप में आपने समझाया कि ज्योतिष क्या है, इसका आधार जी क्या है, इसका जी वैलिडेशन जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, और इसके क्या गुण होने चाहिए, एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या गुण होने चाहिए इसके। जी जी आज एस्ट्रोलॉजी, जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो हम कहते हैं, उसके साथ तो न्यूमरोलॉजी भी है, फेस रीडिंग भी है, टैरेट कार्ड भी है। आजकल पाल्मिस्ट्री भी है। सर, आजकल तो कॉफी के कप में कॉफी को देख के हम ये भी कह रहे हैं कि इसकी भविष्यवाणी, कॉफी का जो लीव्स है वो भी देखे, नाड़ी नारी एस्ट्रोलॉजी ज्योति। है। जी फिर लीव्स वाला भी है, जिसको अगस्त्य नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, नगस्त्य आदि भी, नाड़ी भी कहा, जी जी जी। ज्योतिष भी कहा जाता है। तो इतने ब्रांचेस हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या ये एक तरफ से एक तरफ से ह्यूमन साइकोलॉजिकल, या एक साइकोलॉजी की तरफ से नहीं मान सकते
कि इसका कोई कनेक्शन है, इसका कोई कोरिलेशन है? तो ज्योतिष और साइकोलॉजी या मनोविज्ञान में इसका आपका क्या ओपिनियन है कि इसमें कोई कोरिलेशन या कोई रिलेशन है कि नहीं? देखिए, ज्योतिष और मनोविज्ञान को समझिए कि दोनों का प्रयास एक ही जैसा रहता है। सामने जो भी क्लाइंट चल के आया, मनोविज्ञान में उसको रोगी बोलते हैं, हम तो रोगी बोल नहीं सकते, वो कुछ भी पूछने आया, विवाह के लिए भी पूछने आ सकता है। लेकिन अगर कोई दुख की घड़ी है, कोई विपदा है, कोई आपदा है और उसको समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, वो निगेटिव हो रखा है, डिप्रेशन में जा रहा है, सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो चुकी है, ठीक है ना, तो वो बहुत विकट समस्या है। तो ज्योतिष और शास्त्र और मनोविज्ञान दोनों का प्रयास क्या होता है, सामने वाले के मन की गहराइयों में झांक के वहां बैठे उसके अंदर जो भय का भूत बैठ गया है उसको भगाना, उसके कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड करना, जीवन के प्रति सकारात्मक पॉजिटिव थॉट्स उसके अंदर डेवलप करना। और जैसा कि शास्त्रियों में कहा गया है कि पॉजिटिविटी लाओ, थोड़ा सा पूजा पाठ आध्यात्मिकता की तरफ जाओ, अपने अंदर के ऊर्जा को फिर से डेवलप करो, फिर से उसको एक्टिवेट करो, और जो भी तमाम मुश्किलें हैं उससे लड़ो और जीवन में आगे बढ़ो, सेटल डाउन करो। तो मनोविज्ञान क्या करता है, मनोविज्ञान मन की चेतन अवस्था में, जो मनोविज्ञान काम करता है, जागृत अवस्था में आप जो रहते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी स्मृति पे, आपकी यादाश्त पे, ठीक है ना, मेमोरी पे बेस्ड होता है कि क्वेश्चन पूछ के फाइंड आउट करता है कि क्या तकलीफ है आपको, ठीक है। अब आजकल मनोविज्ञान थोड़ा एडवांस हो गया है, परा मनोविज्ञान जो आपको जो कहता है कि अर्ध चेतन अवस्था में आपको हिप्नोटाइज करके, अर्ध चेतन अवस्था में आधा जगे हुए हैं आधा सो रहे हैं, वहां पे जाके आपको पूछता है, पीछे जीवन की फाइंडिंग्स को फाइंड आउट करता है कि जिसका कारण आप बेचैन है, आपके जीवन पे प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना। ज्योतिष शास्त्र पूरी तरीके से कारण और उसके प्रभाव के सिद्धांतों पर आधारित होती है। साइकोलॉजी में क्या है, कई सेशन लेने के बाद साइकोलॉजिस्ट ये समझ पाता है कि पर्सन की प्रॉब्लम क्या है और वो उसका सॉल्यूशन कर पाता है। जबकि एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि सामने आया, उसकी कुंडली हमने देखी और हमें 2 मिनट के अंदर में पता चल गया कि ये दशा, ये अंतरदशा चल रही है, जिसके कारण इसका विचलन है, जिसके कारण इसकी निगेटिविटी बढ़ी हुई है, जिसके कारण ये डिप्रेशन मोड में है। ये भी पता चल जा रहा है कि ये दशा कब खत्म हो रही है, यानी वहां से उसका जो है फिर से जीवन की शुरुआत हो रही है, निगेटिविटी खत्म हो रही है, नए आशा का संचार हो रहा है, हम्म। ठीक है। तो अब अब ये जो साइकोलॉजी है, आजकल आपने देखा होगा पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये जी। आजकल काफी चला हुआ है कि पिछले जन्म का क्या आप थॉट लेके टॉर्चर हो रहे हो अपने आप को, है ना, वो भी फाइंड आउट करने का कोशिश करता है। तो वो भी हमारी कुंडली में दिखता है। पंचम भाव पूर्व जन्म का आपका संचित कर्म है, नवम भाव इस जन्म का प्रारब्ध है। तो फिफ्थ हाउस के स्वामी की जब भी दशा अंतरदशा चलेगी, फिफ्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह की जब भी अंतरदशा दशा अंतरदशा चलेगी, पूर्व जन्म के आपके कर्मों के फल मिलने शुरू हो जाते हैं। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाके वो साइकोलॉजिस्ट फाइंड आउट करता है कि क्या चीज इसको टॉर्चर कर रही है पिछले से, है ना? वो एस्टेब्लिश करने का कोशिश करते हैं और फिर हीलिंग सेशंस वगैरह होता है। वो एक लंबी लास्ट लॉन्ग प्रोसेस है जो कि एस्ट्रोलॉजी तुरंत फुरत में बता देती है। 2 मिनट में देख लिया, 5 मिनट में आप उसका आंसर, पूजा पाठ आध्यात्मिकता और जो कुछ भी हो सकता है बता सकते हो और उसको पॉजिटिव कर सकते हो। तो दोनों लगभग लगभग एक ही हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी इसमें बहुत वास्ट है और बहुत आगे है, बहुत सटीक है। उतना टाइम ही नहीं हो साइकोलॉजिस्ट जब तक उसकी काउंसलिंग कर रहा है, महीने दिन तक करेगा, पता चला हफ्ते दिन के बाद उसने सुसाइडिंग कर लिया, क्रैश कर गया। एस्ट्रोलॉजर देख लिया कि इसकी तो स्थिति खराब है, ये तो कभी भी कहानी इसकी खत्म हो सकती है, तो उसको रोक सकता है, उसको पकड़ के, उसको समझा के, उसके जो भी एंडियर एंडियर उनके साथ एसोसिएशन में कि इस पे ध्यान रखो, समय खराब चल रहा है, कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है। तो एस्ट्रोलॉजी इसमें बहुत आगे है और बहुत विस्तृत रूप से चीजों को देख पाने में सक्षम है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जी, जी नहीं, अभिषेक। ये काफ़ी क्लियर हो गया कि एक होता है लेवल ऑफ सब्जेक्टिविटी और एक होता है लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। जी तो इन इन सम वे कहा जाए तो एस्ट्रोलॉजी, जो विज्ञान है, जो साइंस है, एक अलग से एक लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी लाता है। जी इसको क्लियरली देख सके, एक रूल्स हैं, एक
एक विधि है उसको समझने के लिए, जहाँ साइकोलॉजी में बहुत सब्जेक्टिविटी है कि मैं क्या सोचता हूँ इसके। यस। जहाँ तक कि एस्ट्रोलॉजी बोलता है कि अगर आप सोचते भी हो ऐसे, लेकिन पहले डेटा, लेट डेटा बी योर गाइड। आप पहले डेटा को देख लीजिए, इन यस। एनालिसिस करिए, वहां से आप इंसाइट्स निकालिए, और फिर अपने एक लेवल ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ सब्जेक्टिविटी से उसको मर्ज करके, उसको कंबाइन करके आप देख सकते हैं कि जातक का या नेटिव के लाइफ में क्या हो रहा है, क्या होने की संभावना है, और उसके प्रोबेबिलिटीज क्या है, और उसके चांसेस क्या हो सकते हैं। तो ये आपने बहुत बहुत अच्छे से समझाया। इनफैक्ट मेरे और भी क्वेश्चंस थे, क्योंकि आपने एक वर्ड यूज किया था, पंचम भाव और नवम भाव, एक है संचित कर्मा और एक है प्रारब्ध कर्मा। वो मेरे को जी थोड़ा जी इनफैक्ट अट्रैक्ट कर लिया है, क्योंकि वो जी। कर्मा एक इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक और इतना वास्ट टॉपिक है कि समझना चाहिए कि इसमें हमारे लाइफ में कुछ फ्री विल है भी नहीं, कि सब कुछ प्री डिटरमिन्ड है जी। ज्योतिष ज्योतिष के हिसाब से। सो ये मेरा और एक क्वेश्चन था, लेकिन आज ये आपने जो समझाया, एटलीस्ट द बेसिक, द फंडामेंटल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, और इसका आधार क्या है और इसका बेसिस क्या है, ये समझने में मेरे को एक्चुअली थोड़ा सा 1-2 दिन और लगेगा। ये काफी ये काफी इंटेंसिव है। जी। आज अगले क्वेश्चंस पूछने के लिए, तो गुरुजी थैंक यू वेरी मच। और हो सकता है तो अगले सेशन में हम थोड़ा सा इस टॉपिक पे बात करेंगे, जो आपने अभी बहुत इंटरेस्टिंगली आपने ये किया है। आपने जी। यू टॉक्ड अबाउट कर्मा वर्सेस ज्योतिषा वर्सेस एस्ट्रोलॉजी। तो इस टॉपिक में अगले सेशन में आप बात करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आज के लिए मैं चाहता हूँ कि आपके वाणी को थोड़ा विश्राम। जरूर। तो अभिषेक जी और जितने भी साथी जुड़े हुए हैं देख रहे हैं, इस सेशन से संबंधित जो भी क्वेश्चन अभिषेक जी को समझ में आया उन्होंने पूछा। और भी जो साथी देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके मन में कोई क्वेश्चन है जो अभिषेक जी पूछ नहीं पाए या जो मैं बता नहीं पाया, आप निसंदेह यहाँ पे लिखें कमेंट सेक्शन में। मैं पर्सनली आपको उसका आंसर दूंगा। आगे आगामी आने वाले जो वीडियो हैं उनको देखें, क्योंकि ये बिल्डअप हो रहा है। एस्ट्रोलॉजी का सेशन है, ये बिल्डअप हो रहा है, सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर आप निरंतर हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हर एपिसोड को देखते रहेंगे, तो आप निश्चय जाने आपकी ज्योतिषीय योग्यता जो है, एस्ट्रोलॉजिकल एबिलिटी में विस्तार होगा, बढ़ोतरी होगी। अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो कुछ चीजें आपको क्लियर होंगी। बिल्कुल नो भाई से कुछ भी नहीं जानते हैं तो आप एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू कर दोगे। कम से कम इतनी योग्यता जरूर हो पाएगी कि आप अगर किसी से कुछ पूछने जाते हो तो आपको पता चल जाए कि ये सामने वाला सही बता रहा है या नहीं बता रहा है। तो इसी विश्वास, उम्मीद और आशा के साथ आज विदा लेते हैं। फिर मुलाकात होती है। देखते रहिए, सीखते रहिए, लर्न एस्ट्रोलॉजी विथ मनीष तिवारी एंड अभिषेक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दोस्तों। आशा करता हूं आपको ये टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस या फीडबैक हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिए, और हम आपको आंसर करने का प्रयास जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने का ये सबसे शुभ मुहूर्त है, और आप नोटिफिकेशन बटन को क्लिक जरूर करें। अगर आपको ज्योतिष सीखने का अगर इंटरेस्ट है, या अपने कुंडली का विश्लेषण करना चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट ज्योतिषा.com या व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे संपर्क कर सकते हैं। डिटेल आपको चैनल के अबाउट अस सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाय द वे, आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। अगर आप अपनी कुंडली का फ्री एनालिसिस आचार्य मनीष जी से के साथ जीतना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म लिंक को कंप्लीट करके हमें भेजें, और आप 100% फ्री कंसल्टेशन जीत सकते हैं। इस बात पे मैं आपको और आपके परिवार को प्रणाम करता हूं। मिलेंगे फिर अगले सेशन में। तब तक जय मां काली, जय महाकाल।